हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ का यह 7वां वीडियो है। छः वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उनके पीडीएफ आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे साथियों, जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि सोमवार के दिन 27 अप्रैल को हम 11 बजे से भारतीय भूगोल की मेगा सीरीज़ को भी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वह क्लास को भी कंटिन्यू कीजिएगा। और वर्तमान में हमारी भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ भी चल रही है। जो मेरे नए साथी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस मेगा सीरीज़ के तहत 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो 7वां वीडियो है। तो साथियों, आप सभी लोगों को मैं ये बताऊं कि शिक्षा ओशन जो है ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सब की प्रिपरेशन करवाता है। इसीलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। साथियों, शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज पर आप जाकर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। हमारा फेसबुक पेज की लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप सबकी स्क्रीन पर भी आप सबको वो लिंक दिख रही है। साथ ही में साथियों, शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है, हमारे द्वारा वो प्राप्त करवाया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा ओशन का ब्लॉग है जिसकी लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के द्वारा बनाए जा रहे वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेगा सीरीज के सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे तथा हॉट टॉपिक के पीडीएफ भी आप लोगों को वहां पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारे ब्लॉग को। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि सोमवार के दिन 11 बजे भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज़ को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो क्लास रहेगी सुबह 11 बजे सोमवार के दिन। तो आप कहीं मत जाइएगा और सोमवार के दिन 11 बजे आप क्लास को ज़रूर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात सबसे आप कह दीजिए। चले जी, अब शुरू करेंगे हम आज के क्लास को। तो पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था 200 प्लस क्वेश्चन मेगा सीरीज, जिसका मेगा सीरीज का 121वां क्वेश्चन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। हमें कुछ दो आपके स्टेटमेंट हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। एक उच्च न्यायालय का है और एक सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अब प्रश्न यह है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है। प्रश्न क्या है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है। अब प्रश्न को हम समझे उससे पहले हम जरा ये देखते हैं कि मेरे साथियों, ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है, किसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि भारतीय संविधान के शक्तियों के आधार पर 3 भाग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती हैं उसका कार्य होता है कि कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है उस कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य होता है कि संविधान की सुरक्षा करना, रक्षा करना। और यही कारण है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक कहा गया है संविधान का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका आपके विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करती हैं, यानी न्यायिक समीक्षा करती हैं कि वह जो कार्य है वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर वह संविधान के अनुसार है तो वह कुछ नहीं बोलती है, किंतु अगर वह संविधान के अनुसार नहीं है तो उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा कर देगी, यानी उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि किसी भी डिसीजन को न्याय के पटल पर रखना और उसकी जांच करना कि यह भारतीयों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है।
इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है, यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या सिर्फ उच्च न्यायालय के पास है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या एक और दो यानी इन दोनों के पास है, या फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति इन दोनों के पास है ही नहीं। ना ही तो उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो मेरे साथियों, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय को भी न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है, यानी दोनों न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अपने पास निहित करके बैठे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 121 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, क्योंकि एक यानी उच्च न्यायालय के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो इस परिणाम स्वरूप प्रश्न क्रमांक 21 का राइट आंसर हो गया सी वाला 1 और 2। ठीक है मेरे साथियों, चले जाए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 122 और आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में वन अधिकारों की मान्यता, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ हैं या किसके पास हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न है कि भारत में वन अधिकारों की मान्यता को निहित करना, यानी भारत में वन अधिकारों की जितने भी अधिकार हैं, जितनी भी उनकी मान्यता है, तथा भूमि अधिकारों का वितरण यानी भूमि को देना, ठीक है, वितरण करना, जो जमीन होती है उसका वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी किसके पास है। तो यह प्रश्न हमसे दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज पूछ रहा है कि वन अधिकार किसके पास है, दूसरा भूमि अधिकारों का वितरण भी किसके पास है। ऑप्शन है वन और पर्यावरण मंत्रालय, बी वाला ऑप्शन है आदिवासी मामलों का मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित राज्य या स्थानीय सरकार। तो देखिए दोस्तों, जरा हम बात करते हैं। स्थानीय सरकार तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनका वर्णन किया गया है स्थानीय सरकार में। तो स्थानीय सरकार के अधीन तो इतने बड़े मामले होंगे नहीं, तो स्थानीय सरकार तो नहीं होगा। फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि सर वन और पर्यावरण मंत्रालय होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों का झुकाव इसी उत्तर की ओर जाएगा, किंतु मेरे साथियों वन और पर्यावरण मंत्रालय भी इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह अधिकार भी आपके वन और पर्यावरण मंत्रालय के पास नहीं है। फिर उसके बाद आदिवासी मामलों का मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय दोस्तों, आदिवासी का तो यहाँ से किसी का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि वन में आपके आदिवासी लोग रहते हैं, किंतु हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है वन का, न कि वन में रहने वाले आदिवासियों के बारे में। तो आदिवासी मामलों का मंत्रालय का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। किंतु भारत की बात कर रहे हैं और भारत में वन की बात कर रहे हैं और भूमि की बात कर रहे हैं, तो ये जो विषय है ये राज्य और आपके केंद्र शासित राज्य यानी यूटी। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो अधिकार होते हैं, यह अधिकार आपके राज्य सरकारों के पास और केंद्र शासित राज्य यानी यूटी के पास होते हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 122 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर साथियों? प्रश्न क्रमांक 122 का राइट आंसर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 123 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित रखा जाता है या प्रसारित किया जाता है। यह संसद का टर्म्स होता है दोस्तों। संसद में एक बिल होता है जिसे अपन सामान्य बिल, जनरल बिल के नाम से जानते हैं। दो प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है आपका जनरल बिल, यानी धन विधेयक और सामान्य विधेयक। धन विधेयक जो होता है वह पूर्ण रूप से आपके धन से संबंध रखता है, इसी कारण उसे धन विधेयक कहते हैं। इसके बारे में चर्चा हम आगे और करेंगे, सही विस्तृत चर्चा। अब उसके बाद होता है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक वह विधेयक होते हैं जिनमें जनरली कानूनों के बारे में वर्णन किया जाता, नियम के बारे में वर्णन किया जाता, उसे सामान्य विधेयक कहा जाता है।
अब ये जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है भारतीय संसद के द्वारा, और भारतीय संसद अलग अलग चरणों में आपके किसी विधेयक का निर्माण करती है, किसी कानून का निर्माण करती है। यानी एक कानून के निर्माण की भी एक प्रोसेस होती है जिसके तहत अलग अलग चरण उसमें विद्यमान होते हैं। तो प्रश्न यही पूछा गया हमसे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं इसको आपको इजी बना के बता रहा हूं कि प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो एक सामान्य जो विधेयक है, वह सामान्य विधेयक किस चरण में आपके सार्वजनिक राय के हेतु रखा जाता है। तो मेरे साथियों, कुल मिलाकर 3 चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। अब इन तीनों वाचनों के अगर अपन बात करें तो चूंकि यह जो टर्म्स हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये तो जैसे कि विस्तृत एक अध्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा भाग हो जाएगा, तो समय की कमी के कारण मैं उसको पूर्ण रूप से डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता। हाँ, किंतु मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकता हूँ कि भारतीय संसद में कानून का निर्माण करने के लिए अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है। ठीक है, और उसके पश्चात ही एक विधेयक आपका कानून बनता है। ठीक है, तो अब सार्वजनिक राय हेतु व्यक्त करने के लिए एक सामान्य बिल को कब प्रसारित या कब रखा जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है पहले अध्ययन के बाद, पहले अध्ययन के बाद और दूसरे अध्ययन के पहले, यानी पहला अध्ययन समाप्त हो जाएगा और दूसरा अध्ययन शुरू होने से पहले। तीसरा ऑप्शन है दूसरे अध्ययन के बाद और तीसरे अध्ययन के पहले, यानी दूसरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा और तीसरे अध्ययन से पहले आपको सार्वजनिक राय हेतु रखा जाएगा। या तीसरा है डी वाला ऑप्शन है तीसरे अध्ययन के बाद। तो मेरे साथियों, आप लोगों को दिमाग को ज्यादा लोड डालने की आवश्यकता नहीं है, इसका राइट आंसर सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, तीसरे अध्ययन के बाद। तो प्रश्न क्रमांक 123 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, तीसरे अध्ययन के बाद। क्लियर साथियों, चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न आप सबके सामने लेके आए हैं मेरे साथियों। तो मेरे साथियों, जो अभी तक भी शिक्षा ओशन के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वे सभी लोग लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक और बात दोस्तों, सोमवार के दिन सुबह 11 बजे भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। क्लास का समय रहेगा 11 बजे। और जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना अनिवार्य है। बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही शिक्षा ओशन के द्वारा वीडियो अपलोड किया जाता है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती हैं। अनेकों बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये ज्ञात ही नहीं होता है कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है। क्लियर मेरे साथियों, चले तो प्रश्न क्रमांक 124 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, जिसने 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को में बदल दिया है। यानी पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि हुआ करती थी, अब उसके बाद हुआ ये कि 28 सितंबर 2010 की बात है, ठीक है, 28 सितंबर 2010 को यह बदल दी गई आपके राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि। अब राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर आपदा तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं घटती हैं, जैसे लाइक बाढ़ का आना, सूखा आना, भूकंप का आना, चक्रवात का आना, ठीक है, और आपके बादलों का फट जाना, ठीक है, ये जो कुछ घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। और वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है, यह भी कुल मिलाकर एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, किंतु अभी तक किसी भी सरकारों ने इसे एक नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हम यह फिक्स नहीं कर सके हैं कि यह प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है। इसलिए तो प्राकृतिक आपदाएं अनेकों प्रकार की होती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का नाम बदलकर नाम रख दिया गया राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि, ठीक है। तो अब प्रश्न तो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको किसके अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। तो हम पहले तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें जानकारी दे रहा है, और बाकी जो प्रश्न है वो हमसे ये कह रहा है कि किसके अंतर्गत आता है। तो अगर अपन बात करें तो ऑप्शन है भारत के समेकित निधि, दूसरा ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि,
तीसरा है भारतीय सार्वजनिक खाता, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन को हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। भारत की समेकित निधि किसे किसे कहते हैं दोस्तों? भारत की समेकित निधि यानी संचित निधि, ठीक है। सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स के माध्यम से जो इनकम आती है, वह इनकम आपके स्टोर होती है आपके संचित निधि में। कहाँ? संचित निधि में। आकस्मिक निधि का मतलब होता है इमरजेंसी फंड, ठीक है। जब इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ से पैसा निकाला जाता है, इसे कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक का मतलब आपातकाल, कभी भी एक इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, तो इमरजेंसी फंड जैसे अपन कहते हैं। भारतीय सार्वजनिक खाता, भारतीय सार्वजनिक खाते में क्या होता है कि व्यक्ति अपने सेविंग्स को रखते हैं, ठीक है। अपने जो व्यक्ति जॉब करते हैं वह हर महीने कुछ कुछ पैसा अपनी सैलरी में से कटवा कर आपके उस खाते में डालते हैं, उसे कहते हैं भारतीय सार्वजनिक खाता। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि जो है, ये जो पैसा है, यह पैसा कहाँ से आता है, किस फंड से आता है? तो क्या वह फंड भारत की समेकित निधि है, या वह फंड भारत की आकस्मिक निधि, या वह फंड भारत की सार्वजनिक खाता है? तो दोस्तों मेरे साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी वाला, भारतीय सार्वजनिक खाता। वह समेकित निधि के अंतर्गत नहीं आएगा, भारत की आकस्मिक निधि के अंतर्गत भी नहीं आएगा, वह आएगा भारतीय सार्वजनिक खाता के अंतर्गत। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 125 बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और प्रश्न की साइज भी बड़ी है, तो आप साइज को देखकर डरिएगा मत, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में आप सभी लोग उत्तर देने की भी कोशिश किया करो। होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसका उत्तर यह हो सकता है, तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिए, ठीक है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बाकी तो जो सही उत्तर है, जो राइट आंसर है, वो तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 125, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, एक कानून है, ठीक है, और उस कानून का नाम है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और यह अधिनियम बना था 2005 में, इस वजह से इस अधिनियम के पीछे वर्ष है 2005। तो संपूर्ण नाम हो गया इसका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब इसके बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, यह अधिनियम राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रावधान करता है, ठीक है। यानी यह हमसे कहा जा रहा है कि ये जो अधिनियम है 2005 का अधिनियम, यह अधिनियम राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर आपके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बात करता है। अब दूसरा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यपाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। यानी केंद्र में जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे और राज्य के जो प्राधिकरण हैं उसके अध्यक्ष राज्यपाल होंगे। तीसरा, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के निर्माण के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अस्तित्व में है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस चीज़ को समझा था और ये बिल्कुल सही है कि पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि थी, अब उसके स्थान पर आकस्मिक निधि आ गई है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, तीसरा कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको पढ़ा था, तो सीधी सी बात है तीसरा तो बिल्कुल सही होगा। अब देखो कि अब ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि केवल एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरा होना आवश्यक है। एक और दो भी नहीं हो सकते हैं, एक और तीन ही होगा। तो अब प्रश्न क्रमांक 125 का राइट आंसर तो हमें एक ऑप्शन से ही मिल गया, यानी इसका राइट आंसर सी वाला हो गया। किंतु अब सुनो, पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है कि यह जो कानून है, यह कानून ये कहता है कि केंद्र में भी प्राधिकरण का गठन होगा और राज्य में भी प्राधिकरण का गठन होगा। किंतु मेरे साथियों,
केंद्र के जो प्राधिकरण होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता और न ही राज्य में आपका राज्यपाल उसका अध्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि यह जो पूर्ण रूप से आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, यह अधिनियम पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आता है, न कि राष्ट्रपति के अधीन आ रहा है। किसके अधीन आ रहा है? गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्रालय के जो गृह सचिव होते हैं, गृह मंत्री नहीं साथियों, कौन? गृह सचिव। गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो गृह सचिव होंगे, वह गृह सचिव आपके इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, नहीं राष्ट्रपति होते हैं और नहीं आपके गृह मंत्री होते हैं, गृह सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। और राज्य में भी ऐसा ही होगा, राज्य में भी आपके राज्य गृह सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। तो परिणाम स्वरूप दूसरा जो कथन है वह गलत हो जाएगा और यही कारण है कि प्रश्न क्रमांक 125 का राइट आंसर 1 और 3 होगा। ठीक है साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 126 बहुत इजी क्वेश्चन इस सेंस में क्योंकि यह टू द पॉइंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको याद रखना ही होगा। और आप लोगों को याद इसलिए रखना है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। बहुत सी बार, अनेकों बार ये देखा गया है कि जो आपके हैवी क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको तो लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उनका सही उत्तर तो ढूंढ लेते हैं, किंतु हमारी गाड़ी अटक जाती है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से संबंधित थे, ऐसे क्वेश्चन जो तथ्य से संबंधित थे और वन लाइनर क्वेश्चन थे जिसमें किसी प्रकार से कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा था। ऐसे में हमारी गाड़ी अटक जाती है और ऐसा ही यह प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 126। तो प्रश्न क्रमांक 126, झुंगा पिठिया किस प्रदेश की राज्य की मछली है? यानी पहली चीज तो हमें यह पता चल गया दोस्तों कि झुंगा पिठिया एक प्रजाति है और यह जो प्रजाति है यह मछली की प्रजाति है। कभी आपके परीक्षा में प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि झुंगा पिठिया एक है ऊंट की प्रजाति, कछुए की प्रजाति, मछली की प्रजाति या मगरमच्छ की प्रजाति। तो दोस्तों ये किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि यह किस प्रदेश की राज्य की मछली है? ऑप्शन हमारे सामने असम के रूप में है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, अब इनमें से वह कौन सा राज्य है? तो मेरे साथियों वह राज्य है असम। कौन सा है? असम। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला। ठीक है साथियों, चले अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 127। प्रश्न क्रमांक 127 दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में, प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, पूरा जो न्यायाधीश का पैनल है, और आप मुझे तुरंत कमेंट्स में बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। ठीक है, आपको मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को मिलाकर मुझे बताना है कि वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यदि लंबित मामलों की संख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई प्रतिनिधित्व है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। यानी ऐसे लंबित मामले हैं जिनकी संख्या बढ़ चुकी है और उन संख्याओं को कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। दूसरा है संविधान में संशोधन के द्वारा। तीसरा है संसद में अधिनियम द्वारा और लास्ट वाला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर होगा संसद के अधिनियम के द्वारा। संसद कानून बनाकर ही आपके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 127 का सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 128। प्रश्न क्रमांक 128 की चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों को
नहीं, अगर अभी तक भी शिक्षा ओशन के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, पॉलिटी की मेगा सीरीज़ की इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत लाइक कर दीजिए और तुरंत आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर आपको करना ही करना है, ठीक है। और अगर मेरे अंदर किसी भी चीज़ की कमी लगती है आपको पढ़ाने में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि सर हमें ये कमी लगती है, ठीक है। अगर आप बताएंगे तो मैं उस कमी को सुधार करूँगा और इससे मेरा और आपका दोनों का भला होगा, ठीक है। मैं आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रयास सदैव आपके लिए हो और अच्छे प्रयास हो, बेहतरीन प्रयास हो, क्वालिटी से भरे हुए प्रयास हो। इसलिए आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। आप सभी लोगों को अगर कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे वह कमी बताइए। और आपको स्टडी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो कुछ भी चाहिए, यानी आपको जो किस टॉपिक को लेकर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चाहे वो करंट को लेकर कोई हॉट टॉपिक हो या किसी भी संबंधित कोई भी टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक साथियों। तो चलिए जी, तो प्रश्न क्रमांक 128 की बात करते हैं। सदन की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या या उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम कहा जाता है। देखो, कोरम किसे कहते हैं, ये कोरम हमें बताया जा रहा है कि संसद की बैठकों में मौजूद जो न्यूनतम सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोरम कहा जाता है, जिसे भारतीय संविधान में गणपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। गणपूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। सदन की बैठकों का निर्माण करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 105वां भाग है। समिति के संबंध में बैठने के लिए कोरम समिति के सदस्यों का कुल संख्या का 1/2 है। तो मेरे साथियों, अगर अपन कोरम की बात कर रहे हैं और हम गणपूर्ति की बात कर रहे हैं, भारतीय संसद की गणपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथियों भारतीय संविधान में इस गणपूर्ति यानी इस कोरम का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सदन का जो मौजूदा सदस्य होते हैं उसका 1/10वां भाग आपका कहलाएगा कोरम। क्या कहलाएगा? 1/10वां भाग आपका कोरम कहलाएगा, यानी आपकी टोटल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा सदस्य संख्या अगर सदन में मौजूद होगी तत्पश्चात जाकर ही सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। किंतु यहाँ पर तो 110वां भाग का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कथन गलत है। तो इस प्रश्न की प्रकृति को हम देखें तो इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार प्रश्न क्रमांक 128 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो राइट आंसर है वह है 110वां भाग। आप लोगों को समझ में आया ना साथियों? तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 129 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में और अभी भी फिर से बता रहा हूं कि रिट का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। और रिट जारी करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट तथा आपके उच्च न्यायालय के पास है, यानी हाई कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यह इस आर्टिकल के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन की चर्चा हमने कल की क्लास में की थी और मैं यह देखना चाहता हूं कि आप सभी लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को और मेरी क्लास को ले रहे हो। तो क्वेश्चन को मैं फिर से बोलता हूं कि आपको मुझे उस आर्टिकल का नाम बताना है, आर्टिकल की संख्या बतानी है जिस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, और दूसरा आर्टिकल आपको यह बताना है कि जिस आर्टिकल के तहत आपकी हाई कोर्ट रिट जारी करती है। दोनों आर्टिकल मुझे अब भी कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए, ठीक है। चाहे गलत हो किंतु आप प्रयास कीजिए, आपकी गलती को सुधार करने के लिए मैं हूं, ठीक है। तो चलो, एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जरा उस आदेश को हम देखते हैं। आदेश लिखा हुआ है, उत्तरदाता
उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। यानी एक अधिकारी की बात की जा रही है और अधिकारी के अधिकारों के बारे में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह जो अधिकारी हैं वह अधिकारी हकदार नहीं है किसी व्यक्ति को पकड़ने में, या उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ये आदेश क्या होता है? जब किसी अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं होता है और फिर भी वह अधिकारी उस अधिकार का प्रयोग करता है, तब सुप्रीम कोर्ट कौन सा आदेश यानी कौन सी रीट जारी करता है? हमारे सामने है ए ऑप्शन निषेधाज्ञा अधिकार, या फिर दूसरा है अधिकार प्रक्षाम, तीसरा है उत्प्रेषण लेख, और डी वाला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इन चारों में से वह कौन सा अधिकार या कौन सा आदेश या कौन सी रीट है जो आपका जारी किया जाता है? तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका अधिकार प्रच्छा, यानी उससे उसका अधिकार पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, किस अधिकार से आप यह कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 129 का राइट आंसर है बी वाला। ठीक साथियों, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में वो दोनों आर्टिकल बताओ, ठीक है, और उन दोनों आर्टिकलों की चर्चा करने के बाद ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो पर, मतलब कि अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो 10 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूं मैं, तुरंत मेरे दोनों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए। जिन्होंने उत्तर दे दिया है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, जितने में बाकी बच्चे उत्तर दें तब तक। और सोमवार से हम सुबह 11 बजे तो हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग भी 11 बजे उपस्थित होना है सोमवार के दिन, ठीक है, जिसमें अपन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए जी, ज़रा अब हम उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढते हैं, ठीक है, देखते हैं वो कौन सा उत्तर है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके रीट जारी करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 32 के तहत आपके हाई कोर्ट भी आपका रीट जारी करने का अधिकार रखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 जो है, 226 के तहत वह अन्य अधिकारों के ऊपर रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के ऊपर रीट जारी की जाती है और आर्टिकल 226 में अन्य अधिकारों के ऊपर रीट जारी की जाती है। और इस आर्टिकल 226 पर रीट सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जारी करेगा, याद रखना, ठीक है, जबकि आर्टिकल 32 पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 130 पर। अब प्रश्न क्रमांक 130 उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। द्विसदनी विधायिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक विशेषता है? द्विसदनी का मतलब होता है, विधायिका का मतलब होता है ऐसी संस्था जो कानून का निर्माण करती हो। और फिर कहा जा रहा है द्विसदनी, द्विसदनी का तात्पर्य होता है दो सदनों वाली, ठीक है, जिसमें दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं। आप मुझे बताइए भारतीय संसद में दो सदन है कि नहीं है? राज्यसभा और लोकसभा। तो भारत की विधायिका यानी संसद द्विसदनी हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि द्विसदनी विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है? ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या एकता प्रणाली। अब मेरी बात सुनिएगा मेरे साथियों कि जहां द्विसदनी विधायिका की बात आ जाती है वहां पर व्यवस्था आ जाती है संसदीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था। तो प्रश्न क्रमांक 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, संसदीय व्यवस्था। क्लियर साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 130 का राइट आंसर संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं होगी, संघीय व्यवस्था भी नहीं और एकता प्रणाली
भी नहीं, क्योंकि संघीय व्यवस्था का मतलब कुछ और होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, संघीय व्यवस्था कहलाती। राष्ट्रपति व्यवस्था का मतलब होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसके तहत आपका राष्ट्रपति ही सर्वोच्च व्यक्ति होता है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका कार्य वह स्वयं करता है, न कि किसी की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति व्यवस्था भी अलग होगी। एकता प्रणाली का मतलब होता है जिसमें कोई राज्य का विषय न हो, जिसमें राज्य की कल्पना न की जाती हो, सिर्फ आपके एक केंद्र की कल्पना की जाती हो, उसे एकता प्रणाली कहा जाता है। तो परिणाम स्वरूप प्रश्न क्रमांक 130 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संसदीय व्यवस्था। क्लियर साथियों? चले से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 131। प्रश्न क्रमांक 131, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। प्रश्न क्रमांक 131 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा यह हाईलाइट हुआ था, और इससे संबंधित अनेक अफवाहें भारत में भी लागू हुई थी और उसका परिचालन किया जा रहा था। ठीक है, यह है NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया था, यानी इस रजिस्टर को बनाने के लिए आपके संविधान संशोधन किया गया था 1948 में। ठीक है, तीसरा, NPR डाटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। यानी आपका जो आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है, उसको संचालित करने वाली जो संस्था है, वह संस्था आपके लोगों का डेटा एक संख्या के रूप में संग्रहित करके रखती है। यह तीसरा कमेंट हमें यह बता रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि इन तीनों में से सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 131 ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यह बात है 2003 और 4 की। ठीक है, 2003 और 4 संसद में एक संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, एक कानून था। ठीक है, और उस कानून को संविधान में जोड़ा गया था वर्ष 1955 को। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1955। और वह कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका वर्णन किया गया। ठीक है साथियों, अब इसी के तहत जो भारत का नागरिक होगा वह भारत की जनसंख्या के अंतर्गत आएगा और जो भारत का नागरिक नहीं होगा वह भारत की जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हुआ ये कि वर्ष 2003-4 में इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके NPR का कंसेप्ट लाया गया, यानी जनसंख्या का एक रजिस्टर बनेगा, लोगों का एक डेटाबेस का एक रजिस्टर बनेगा जिसमें लोगों की संपूर्ण जानकारियां होगी। तो ये कब लाया गया था? 2003 और 4, और उसके पश्चात इसको संविधान में जोड़ दिया गया। तो पहला कमेंट देखो, पहला कमेंट क्या कह रहा है कि NPR को भारत में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखो कि इसको जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधित किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि संशोधन तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ था, जनगणना अधिनियम 1948 में नहीं हुआ था। यह किसमें हुआ था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो कानून था उस कानून में संशोधन करके इसको NPR को जोड़ा गया था, न कि 48 में जनगणना अधिनियम
के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो दूसरा जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि इसमें जितना भी डेटाबेस होता है, बायोमेट्रिक डेटाबेस होता है, यह पूरा डेटाबेस आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है उसके द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो यानी तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 131 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, यानी 1 और 3। क्लियर साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 131 का राइट आंसर 1 और 3। चले अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 132 की। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पढ़ने में अगर आप लोगों को आनंद आ रहा हो और मेरे प्रयास आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो मेरे साथियों ज़रा वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है साथियों, और एक और चीज़, हम सोमवार से इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को भी लॉन्च करने वाले हैं, यानी आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी भी पढ़ने वाले हैं और बहुत जल्द आप आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 132, निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाती है, यानी वह कौन सी कंडीशन है, वह कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जो केंद्र में जो सरकार है वह सरकार बजट सत्र के दौरान, बजट सत्र मतलब कि एक संसद का एक सेशन आता है और उस सत्र के दौरान बजट पेश किया जाता है, तो इस वजह से उस सेशन को कहते हैं बजट सत्र। क्लियर, बजट सत्र के दौरान गिर जाती है, मतलब कि वह परिस्थिति कौन सी है जिस परिस्थिति के तहत आपकी केंद्र सरकार गिर जाती है बजट सत्र के दौरान। तो अब ऑप्शन है, यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो मेरे साथियों एक चीज ये है कि बजट की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, बजट, तो बजट पहली चीज धन विधेयक नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज हो जाए, पहली चीज ये है कि बजट वित्त विधेयक आपका धन विधेयक नहीं है किंतु वित्त विधेयक तो है। किंतु एक चीज याद रखिएगा कि आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह कभी भी वित्त विधेयक को वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है कि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता, नहीं दोस्तों, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वह वित्त विधेयक को खारिज कर दे, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी वाला ऑप्शन, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है, यह बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, यानी आपको मैं बताऊं कि जो बजट है यह बजट पेश किया जाता है आपके लोकसभा में, कहां, लोकसभा, और बजट एक वित्त विधेयक होता है। अब लोकसभा में अगर बजट सत्र के दौरान अगर वह बजट लोकसभा से पास नहीं हुआ, ठीक है, लोकसभा से अगर वह पास नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन आती है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है, कहां पर, लोकसभा में, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, बात को ध्यानपूर्वक सुनो कि जब बजट लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, और अगर तय समय में वह बजट लोकसभा से पारित नहीं होता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि सरकार ने लोकसभा में बहुमत को खो दिया है, तब ऐसे कंडीशन में सरकार गिर जाती है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 132 का राइट आंसर होगा सी वाला। क्लियर साथियों, चले जी, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 133 पर। प्रश्न क्रमांक 133 बहुत अच्छा है, ध्यान देना है फिर से हमें। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। देखिए मेरे साथियों, पी.एन. भगवती वह न्यायाधीश थे जिन्होंने आपके जनहित याचिका का कंसेप्ट वह लेके आए थे। दूसरा ऑप्शन है हुसैनारा खातून, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। ठीक है, अब इनमें से सही कथन को चुनना है। तो मेरे साथियों बात कुछ इस प्रकार से है कि बात है 1981 की, जब पी.एन. भगवती ने आपके जनहित याचिका की अवधारणा को पेश किया था। ये बात सही है, किंतु जस्टिस वी.आर. कृष्णा यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ये बात सही है कि जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने आपके जनहित याचिका को माना था, ठीक है, किंतु बाद में सबसे पहले लेके आए थे पी.एन. भगवती। ठीक है, याद रखिएगा कि पी.एन. भगवती जनहित याचिका को लेके आए थे। ठीक है, तो अब ये वाला तो ऑप्शन जो है
ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। बिल्कुल दोस्तों, यह पहली जनहित याचिका थी जो आपके कोर्ट में लगाई गई थी और यह याचिका थी आपके जेल में बंद कैदियों से संबंधित। तो दूसरा जो कथन है वह बिल्कुल सही कथन है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 133 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्लियर साथियों? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 134 पर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? यह पहले भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, इसी मेगा सीरीज के तहत हम यह प्रश्न पढ़ चुके हैं, किंतु यह प्रश्न की प्रकृति घुमा फिरा के आपके सामने लेके आए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है, आपको बस मैं इसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। किंतु प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, यानी क्या है दोस्तों? ईवीएम, ठीक है, ईवीएम पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? अगर आपको इस प्रश्न क्रमांक 134 का राइट आंसर पता हो तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे बताइए कि क्या ईवीएम पहली बार कर्नाटक में प्रयोग में लाई गई थी, केरल में लाई गई थी, या आपके तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में लाई गई थी? कहां पर लाई गई थी? तो मेरे साथियों, यह लाई गई थी केरल में, ठीक है, पहली बार ईवीएम केरल में लाई गई थी। और बात है वर्ष 1982 की। 1982 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उसी के तहत केरल राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है परूर विधानसभा। याद रखिएगा, केरल में विधानसभा चुनाव 1942 में चल रहा था, 1982 में चल रहा था और उसी विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम है परूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 134 का राइट आंसर बी वाला, ठीक है साथियों। चले जी, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 135 पर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला कथन है मत्स्य पालन एक राज्य विषय है। ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न यूपीएससी के लेवल का। तो प्रश्न है कि मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसके लिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। दूसरा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिसके पास तट हैं, यानी वैसे राज्य जिनके पास तट हैं, समुद्री तट हैं, वे राज्य सरकारें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्य करते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, मत्स्य पालन का जो एक विषय है, यह विषय आपके राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो राज्य सूची का विषय होने के साथ मत्स्य पालन पर जितने भी आपके नियम कानून होंगे, ठीक है, वे सभी नियम कानून का निर्माण राज्य सरकार करेगी। यानी मत्स्य पालन पूर्ण रूप से एक राज्य का विषय है। यह कथन बिल्कुल सही है। किंतु मेरे साथियों, समुद्र उत्पाद यानी समुद्र के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है या अनेक दूसरे जो संसाधन हैं उनका उत्पादन हो रहा है या समुद्र के द्वारा व्यापार हो रहा है, यह पूर्ण रूप से समुद्री जो उत्पादन है, यह समुद्री उत्पादन आपके राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। यह केंद्र सरकार के अधीन जहाज रानी मंत्रालय के अधीन आता है। एक मंत्रालय है केंद्र सरकार में, केंद्र में, जिसका नाम है जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है, परिवहन एवं जहाज रानी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में आपके नितिन गडकरी, ठीक है। तो अब यह राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, तो दूसरा जो कथन है यह हो गया गलत। तो इस अनुसार से इसका राइट आंसर होगा केवल 2। प्रश्न क्रमांक 135 का राइट आंसर है 2। चले साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 136 पर। निम्नलिखित में से में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? यानी संविधान संशोधन 1990 जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां जो संविधान संशोधन था, जो आपके ग्राम पंचायत और लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, इसके अंतर्गत एक विशेषता नहीं है।
तो अगर हम 73वें संविधान संशोधन की प्रकृति देखें तो उसमें ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। 3 स्तरीय प्रणाली, जिसमें हमें कल के क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ, यह बिल्कुल इसका वर्णन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग का भी वर्णन आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, किंतु राज्य चुनाव आयोग का वर्णन कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 136 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है साथियों, चले मेरे साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 137 पर। अच्छा प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में कौन सा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या यह संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो नहीं मेरे साथियों, यह संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। फिर उसके पश्चात आपके भारतीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय अल्पसंख्यक आयोग भी इसका सही नहीं है। उसके पश्चात आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भी नहीं है, यानी आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारतीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, यह किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, यह मूल संविधान में थे। किंतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो जनजाति आयोग हैं, इस आयोग को संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में जोड़ा गया है, और वह संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 89वां, कौन सा, 89वां संविधान संशोधन, और वर्ष है 2003, कौन सा, 2003। ठीक है, तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 137 का राइट आंसर डी वाला होगा कि नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए जी, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 138 बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, और आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसके घुमा फिरा के प्रश्न वापस पूछा गया है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया, यानी माफी देने का अधिकार प्रदान करता है, यानी क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आप तुरंत मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए। क्या आर्टिकल 71 है, आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 73 है, या आर्टिकल 74 है? कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? तुरंत आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिए। आर्टिकल प्रश्न क्रमांक 138 का कि क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 138 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72, इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत ही आपके काय का वर्णन है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का माफी देने का अधिकार। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 139 बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल, ठीक है, आप समझ गए होंगे, सशस्त्र बल यानी आर्मी। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब कि आर्मी का अलग से कोर्ट होती है, आपको ये तो पता ही है साथियों। ठीक है, तो उसके बारे में हमें ध्यान देना है। पहला, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया। ठीक, इसके पश्चात सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए जी जरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो सशस्त्र बल है, आर्मी है, उनके जितने भी मामले होते हैं वह मामले आर्मी कोर्ट में सोल्व किए जाते हैं, और इसी के तहत भारतीय संसद ने कानून बनाकर एक आर्मी कोर्ट की स्थापना करी है, जिसे कहते हैं आपका आर्मी कोर्ट, सेना का न्यायालय। ठीक है, तो सेना के न्यायालय का गठन आपके भारतीय संसद के द्वारा किया गया है। तो इस अनुसार से आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए,
आर्मी कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर फैसला सुनाया जाता है तो उस फैसले को चैलेंज आप अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन, किसी भी जो आपका आर्मी कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है वह मामला आपके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो तीसरा कथन भी गलत हो गया। बस आप ये याद रखिएगा कि जो सशस्त्र बल है उनका न्यायाधिकरण जो है वह भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 139 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। क्लियर साथियों? चले जी, तो आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 140 पर। ठीक है, जरा देखते हैं प्रश्न क्रमांक 140 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 140 कहता है पीआईओ कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, अब ये पीआईओ कार्ड होता क्या है, किसे कहते हैं पीआईओ कार्ड? पीआईओ का पूरा नाम होता है, पी का मतलब होता है पर्सन, ऑफ, आई का मतलब होता है इंडियन, ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल व्यक्ति है, यानी भारत में जन्म लिया था। ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ था या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था। पीआईओ जो कार्ड है, ठीक है, यह उन लोगों को जारी किया जाता है जो विदेश में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो विदेश के नागरिक हो चुके हैं, किंतु वह आपके कालांतर में भारत के नागरिक थे, उनके माता पिता, उनका दादा दादी भारत के नागरिक थे, उनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से आज भी भारत के साथ हैं। तो ऐसे लोगों को भारत की सरकार उनको सुविधा के रूप में कार्ड देती है और उस कार्ड का नाम है पीआईओ कार्ड। आशा करता हूं आप लोगों को पीआईओ कार्ड समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो पीआईओ कार्ड के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है, सिर्फ उनका ओरिजिन भारत है किंतु भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा, 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर उनको भारत में 6 महीने से भी ज़्यादा रहना है तो उनका नाम भारत के लिस्ट में होना चाहिए, कि पीआईओ कार्ड में उनका नाम होना चाहिए, तभी जाके वो रह सकते हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जब तक उनके पास वैध पीआईओ कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है सर दोस्तों, कि अगर उनके पास जब पीआईओ कार्ड नहीं होता है तब भी उनको भारत के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको बस ये बताना होता है कि हम ओरिजिन हमारा भारत का है, कुछ डॉक्यूमेंट जो सरकार मांगती है उनको वह सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके यह तीनों कथन सही हैं। इस कारण प्रश्न क्रमांक 140 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर साथियों? तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप सभी लोगों ने भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह 7वां वीडियो पूरा कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस प्रयास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार के दिन हम 11 बजे से भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं। क्लास का समय रहेगा 11 बजे, तो आप ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, शिक्षा ऑप्शन के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा साथियों। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।